नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। खबरी लाल में आज सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में पूर्व की भांति योगी मंत्रिमंडल ने 2024-25 की तबादला नीति को किया मंजूर। इस नीति के तहत 3 सालों से जिलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का किया जाएगा तबादला। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2024 की काउंसिलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व मेडिकल से संबंधित नीट परीक्षा में अनियमितता बरतने के कारण कतिपय लोग इसकी काउंसिलिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया था चाराजोई। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर लिया बड़ा फैसला। विदेशों के तर्ज पर अब भारतीय विश्वविद्यालयों में भी साल में 2 बार लिया जाएगा एडमिशन। पहले चरण में जुलाई अगस्त में और दूसरे चरण में जनवरी फरवरी में छात्र ले सकेंगे एडमिशन। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। विश्व बैंक के मुताबिक अगले 3 वर्षों में भारत की आर्थिक विकास की दर 6.7% पर रहेगी स्थिर। फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू आज लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ में लेंगे भाग। उड़ीसा में पहली बार आज भाजपा की बनेगी सरकार। मोहन चरण मांझी लेंगे सीएम पद की शपथ। लोकसभा चुनाव में सपा की शानदार कामयाबी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कहा, सपा का अगला लक्ष्य प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत करना है हासिल। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ किया बैठक। अगले 100 दिन में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में किया विचार विमर्श। साथ ही साथ सहयोगी मंत्रियों को विनम्र रहने, ईमानदार और पारदर्शी बने रहने की किया नसीहत। हाल ही में प्रकाशित एक न्यूज से ज्ञात हुआ है कि दिल्ली में 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की दिया है नसीहत, जो बिल्कुल सही है। इस मामले में मेरा नजरिया कुछ अलग ही है। दिल्ली की समस्या कहीं और है। दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण अत्यधिक वाहनों का संचालन तथा सड़क, पुल, मेट्रो, सीवर लाइन आदि का निर्माण है, जो लगातार चल रहा है। दिल्ली में लगभग 8 मिलियन या 80 लाख वाहन हैं, जो प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण की वजह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना भी नहीं है, यह तो सीजनल है। दिल्ली में वाहनों की संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने विगत सालों में ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया था, लेकिन वर्तमान में यह भी बंद हो चुका है। जब तक वाहनों में कमी नहीं होगी, निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगेगी, तब तक दिल्ली प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस ओर न तो सरकार का और न ही न्यायालयों का ध्यान जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली पिछले 5 सालों से लगातार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। गौतम अडानी एक बार फिर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी कुल 111 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अब एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी 109 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के दूसरे और दुनिया के 12वें अमीर व्यक्ति हैं।
जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से लगातार होने वाले आतंकवादी हमले भारत के लिए एक बड़ी समस्या और चुनौती बने हुए हैं। धारा 370 को हटाने के बाद इन आतंकी हमलों में थोड़ा बहुत कमी तो जरूर आई है, लेकिन जितना उम्मीद की जा रही थी उस मात्रा में कमी नहीं आई है। अभी भी लगातार घाटी में आतंकवादी हमले कुछ समय के अंतराल पर होते रहते हैं। आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति बदल कर कभी सशस्त्र बलों पर हमला करते हैं, कभी पर्यटकों पर हमला करते हैं और कभी कश्मीरी पंडितों पर हमला करते रहते हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि पिछले महीने पहलगांव में सैलानियों पर हमला किया गया था और अभी हाल में ही धार्मिक श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर हमला किया गया। हमले के कारण बस अपना संतुलन खो देने के कारण गहरी खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 9 लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह सत्य है कि विगत सालों में बड़ी संख्या में आतंकवादी सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि उससे ज्यादा नए आतंकवादी भर्ती हुए हैं अथवा बाहर से घाटी में घुसपैठ किए हैं। गौरतलब है कि इन आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, इसीलिए ये लोग सरवाइव करते हैं। इस ओर घाटी के समस्त नागरिकों और सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया के 1/4 बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं हो रहा है नसीब, अर्थात दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के 18.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्थिति और भयावह है। यहाँ लगभग 76% बच्चे इस समस्या यानी कुपोषण से ग्रस्त हैं। इसका मुख्य कारण गरीबी और भोजन की बर्बादी है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष में लगभग 40% भोजन बर्बाद हो जाता है। इस ओर सभी नागरिकों और सरकार को ध्यान देकर भोजन की बर्बादी को तत्काल रोकना होगा, ताकि हम अपने बच्चों को कुपोषण के इस अभिशाप से मुक्ति दिला सकें। मणिपुर के हालात पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तोड़ी चुप्पी, कहा बयानबाजी छोड़ देना होगा, राष्ट्र की समस्याओं पर ध्यान देने की सख्त है जरूरत। मोहन भागवत ने मणिपुर में 1 साल बाद भी शांति न होने के कारण जताई घोर चिंता तथा पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किए जाने की दिया नसीहत। दिल्ली में पेयजल संकट को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे बारे में कोई पूर्व राय न बनाकर हमें हल्के में न ले तथा तत्काल दिए गए आदेशों का अनुपालन करे सुनिश्चित। गौरतलब है कि दिल्ली में पेयजल संकट को समाप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी रिलीज किया गया है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच विवाद होने के कारण पानी दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कुछ दिन पूर्व कतिपय निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त किया है। इस वर्ष राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी और गर्म चलती लू से बेहाल नजर आ रहे हैं लोग। अधिकतर शहरों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। देश के पर्वतीय ठंडे रहने वाले शहर व क्षेत्र जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला, कुल्लू, मनाली भी इससे अछूते नहीं हैं। यहाँ भी तापमान 40 डिग्री के आसपास है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि पेड़ पौधों में कमी, शहरीकरण, निर्माण कार्य और कंक्रीट के निर्माण कार्यों से प्रतिवर्ष तापमान व गर्म लू में वृद्धि हो रही है। भविष्य में इसके और बढ़ने की घोर संभावना जताई गई है। इस समस्या के निदान के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण करना, शहरीकरण को कम से कम बढ़ावा देना इसका निदान के कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के अनुसार भारत में 1991 से 2018 के बीच गर्म लू लगने से लगभग 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ सरकार पर निर्भर न रहकर इस ओर सभी नागरिकों को देना होगा ध्यान, तभी होगा इस समस्या का निदान। प्रधानमंत्री मोदी ने
तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद तत्काल पीएम किसान निधि के तहत किस्त किया जारी। इस योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ की धनराशि डीबीटी यानी डायरेक्ट ट्रांसफर प्लान के तहत की जाएगी प्रेषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन पीएम आवास योजना के तहत लिया बड़ा फैसला। इस योजना के तहत कुल 3 करोड़ आवासों के निर्माण की किया घोषणा। इसमें 2 करोड़ आवास देहाती क्षेत्रों में और 1 करोड़ आवास बनेंगे शहरी क्षेत्रों में। एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, आंध्र प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को पूर्व की भांति 4% आरक्षण दिया जाना रहेगा जारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में वृद्धि न करने का किया बड़ा ऐलान। रेपो रेट 6.5% रहेगा यथावत बना। गौरतलब है कि रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है। अगर रेपो रेट में आरबीआई वृद्धि करती है तो बैंकों को महंगा कर्ज मिलेगा और बैंक भी जनता को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर में करेंगे बढ़ोतरी। इससे महंगाई बढ़ने की रहती है संभावना। महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई पिछले कई सालों से अपने रेपो रेट में नहीं कर रही है वृद्धि। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित किए जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने गेहूं को शुल्क मुक्त आयात करने का लिया है बड़ा फैसला। इस फैसले से इस वर्ष गेहूं की कीमतों में गिरावट हो सकती है दर्ज। इस निर्णय के पीछे लगातार गेहूं उत्पादन में आ रही कमी है। गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 में देश में कुल 11.5 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जो वर्तमान में घटकर मात्र 11 करोड़ मीट्रिक टन रह गया है। शायद इसीलिए गेहूं की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मई 2022 में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाया था प्रतिबंध, जो वर्तमान में अभी भी है जारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।